हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ चांदनी वर्मा और आज मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं बिकॉज़ ऑफ इसलिए कर रही हूं ताकि कुछ बातें जो हैं वो आपसे मैं साझा कर सकूं। और आज इस टॉपिक को लेकर मैं आपसे बातचीत करने वाली हूं। वो टॉपिक ये है कि पहली बात तो ये है कि मौलाना साद जो है और उसके साथ ही अन्य 6 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास में मामला जो है वो फ़िलहाल के लिए दर्ज कर दिया गया है। और इसके बाद अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से मुंबई में जो भीड़ देखने को मिली है बांद्रा इलाके में और स्टेशन पे जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली है, उसको देख के कई सवाल जो है हम सबके मन में पनप रहे हैं। तीसरी बात कि आखिरकार जो जिस तरीके से मुरादाबाद में डॉक्टरों पर हमला किया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स पे हमला किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये ज़रूर जानेंगे। और सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि मौलाना साद और 6 अन्य लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि दिल्ली की निज़ामुद्दीन मरकज़ की मुखिया मौलाना साद और अन्य 6 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और अब पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। आप सभी को पता होगा कि निज़ामुद्दीन में जिस तरीके से तबलीग जमात के लिए बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो जमाती थे, वो कितनी संख्या में यहाँ पर आए थे वो आप सभी को पता है। और लगातार जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि जो आप देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है हर दिन, जो आंकड़े हम इन सबको देखने को मिल रहा है, उसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो जमातियों के हैं। अब यहाँ पर ये है कि मौलाना साद ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, वो पता नहीं कहाँ छिपा हुआ है, ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अब जब केस दर्ज कर लिया गया है तो अब आगे कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई के दौरान जिन 6 लोग के खिलाफ ये दर्ज किया गया है, अब उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो हम सबके सामने निकल कर आएंगी। और इस बात की पुष्टि जो है, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ मनदीप सिंह रंधावा ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार है आईपीसी की धारा, जिन धाराओं में मौलाना साद को पहले जमानत दे दी गई थी, वो गैर जमानती जेल की सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा क्राइम ब्रांच के उन 18 लोगों को भी नोटिस भेजा गया है जो तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुए थे। उनमें से आपको पता है 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन इसलिए किया गया है ताकि वो इधर उधर ना जाए, लोगों से ना मिले, बातचीत ना करें, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कंधालवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। और दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में हुई तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से कुछ की कोरोना वायरस से मौत हो जाने के बाद ये कदम उठाया गया, क्योंकि अब जो है सख्ती जो है वो फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर ये भी कि दिल्ली पुलिस के अनुसार कोरोना वायरस को काबू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधित दिशा निर्देशों के बाद मौलाना साद ने पिछले महीने निज़ामुद्दीन मरकज़ में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और इससे पहले मौलाना साद की अगर बात करें तो 31 मार्च को क्राइम ब्रांच थाने में मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि शुरू में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उसके खिलाफ ये मामला जो है वो फिलहाल के लिए दर्ज किया गया था। अब ये सोचने वाली बात है कि जो ये तबलीगी जमात के लोग हैं, जो ये जमाती है, आखिर कहाँ छिपे हुए हैं, क्योंकि इनके ग्रुप हैं और ये कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, इनकी लगातार तलाश की जा रही है ताकि इसके तहत इन लोगों पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो फ़िलहाल के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हम सब के लिए काफ़ी सोचने का विषय है। अब दूसरी बात तो यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मुंबई में बांद्रा इलाके में, यानी बांद्रा स्टेशन के पास, जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो इकट्ठा हो गए थे, उसको लेकर भी सवाल है। आखिर वो किसकी कहने पे घर से बाहर निकले, और अगर घर से बाहर निकले तो इसके पीछे किसकी साजिश थी। दूसरी बात ये कि कौन सी वो अफवाह थी जिसके तहत ये घर से बाहर निकले और इतनी बड़ी संख्या में स्टेशन के पास जाकर लगातार हो हल्ला कर रहे थे। और यहाँ पर ये भी है कि आखिर कौन है जिसके कहने पर, जिसकी अफवाहों पर ये लोग घर से बाहर निकले, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि जब 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान इन लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए, वो अपने घर के लिए चले जाए। घर के लिए इसलिए चले जाए क्योंकि आप सभी को पता है कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो चुका है और ये वो दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़ मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार की देखरेख करते हैं। लेकिन अब जो सारा काम ही बंद हो गया तो आखिरकार ये अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेंगे, घर परिवार
कैसे चलाएंगे। देखिए कैसे जैसे तैसे करके तो इन्होंने राशन जुटा लिया 14 अप्रैल तक के लिए और अपने घर परिवार को चला लिया, लेकिन अब मुश्किलें इनके लिए और बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक के लिए हो गया है। यानी 3 मई तक हमें लॉकडाउन में रहना होगा और इन नियमों का पालन भी हमें करना होगा। और 20 अप्रैल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 अप्रैल के ही दिन ये पता चलेगा कि क्या लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा क्योंकि कुछ ऐसी चिन्हित जगह है जिनको चिन्हित किया गया है खोलने के लिए। अब देखना ये होगा कि एक हफ्ते की जो रिपोर्ट होगी, जो मॉनिटरिंग होगी, उसके तहत ही 20 तारीख को लॉकडाउन कुछ जगहों पे खोला जाएगा। कुछ काम जो है वो स्टार्ट होगा ताकि जो दिहाड़ी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर है, उनका काम चल सके। अब देखिए यहाँ पर जो अफवाहें फैलाई गई हैं उसको देखते हुए क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई, ये भी हम आपको बता देते हैं कि पूरी घटना के बाद उद्धव ठाकरे तक को सफाई देनी पड़ी है और उन्होंने मजदूरों से अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता है कि लॉकअप नहीं होता है और जैसी पाबंदियां हटेंगी आप सभी को घर पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाएगा। और बांद्रा में उमड़ी भीड़ के लिए 6 वजह सामने आई हैं जिसका जिक्र राज्य सरकार से लेकर पुलिस तक ने भी किया है। देखिए बात वो यही है कि जिस तरीके से वो मज़दूर घर से बाहर निकल गए उसको लेकर भी कई सवाल मन में खड़े हो रहे हैं। उसके बाद ये है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद उन्हें ये लग रहा था कि ट्रेनें शुरू हो जाएंगी और अब वो अपने गांव जा सकेंगे, लेकिन इस प्रकार की अफवाह में मज़दूरों के बीच जानबूझकर ये अफवाह फैलाई गई ताकि मुंबई का माहौल बिगाड़ा जा सके। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि मुंबई पुलिस की जो प्रवक्ता है यानी प्रणय अशोक ने बताया है कि बांद्रा रेलवे परिसर के पास जब भीड़ इकट्ठा हो गई, सभी गांव जाना चाहते थे। उनका ये था कि लॉकडाउन बढ़ने की वजह से मजदूरों में असंतोष आ गया, मतलब वो काफ़ी निराश हो गए कि अब वो अपने घर नहीं जा सकते। मजदूर को समझाया गया लेकिन जब वो नहीं माने तो भारी पुलिस बल जो तैनात थी उन लोगों ने उन मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही थी और इसको काबू करने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया। इसके बाद मुंबई में लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर है लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं, वो कौन है आपको बता दें, अधिकांश जो है वो दिहाड़ी मजदूर हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले लोग हैं और कुछ जो ऐसे हैं जो छोटी मोटी फैक्ट्री में इसमें काम करते हैं। और लॉकडाउन के पहले चरण की अगर बात करें तो किसी तरीके से राशन का जुगाड़ कर लिया उन लोगों ने, अपने परिवार को चला लिया, अपना पेट पाल लिया, अपना पेट भर लिया। लेकिन अब धीरे धीरे समस्या उनके लिए ये बढ़ रही हैं कि उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। कुछ के पास मदद पहुंच रही है, कुछ के पास मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लिहाजा अब कम पढ़े लिखे मज़दूरों पर अपने गांव जाने का जुनून सवार हो गया है कि वो किसी तरीके से अपने गांव पहुंचना है, वो वहां पर खेती करके वो किसी तरीके से अपने परिवार को चला लेंगे। लेकिन समस्या ये है ना कि जब 3 मई तक थोड़ा इंतज़ार करना होगा, 3 मई तो काफ़ी दूर हो गया, उससे पहले 20 अप्रैल तक का इंतज़ार करना होगा क्योंकि इसी के दिन कुछ चिन्हित जगहों को खोला जाएगा। उसके बाद क्या बातें सामने आती हैं कि जो मज़दूर बांद्रा उपनगरीय रेलवे स्टेशन के पास कर्फ्यू तोड़कर जमा हुआ है, वे ऐसे स्लम में छोटे कमरे में रहते हैं जहाँ पर 100 वर्ग फीट कितना होता है वो आप भी समझ रहे होंगे। यहाँ पर 5 से 6 लोग रहते हैं। आप सोचिए जब 5 से 6 लोग इतने छोटे से एरिया में रह रहे होंगे तो कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। आप सभी को पता है मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी जगहों पर एक साथ 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने घर परिवार को चला सके। लिहाजा इन मज़दूरों तक ट्रेन शुरू होने की अफवाह पहुंची थी। देखिए मैं आपसे पहले इस बात का जिक्र कर रही थी कि इन मज़दूरों तक ये बात पहुंची कि ट्रेन शुरू होने वाली है ताकि अपने घर जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज़ में जो आयोजन किया गया था उसकी इजाज़त दिए जाने पर सीधे सीधे उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने मरकज़ में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों को केंद्र सरकार इंटेलिजेंस फेलियर से जोड़ा था। अब बांद्रा में अचानक भारी भीड़ उमड़ने के बाद मुंबई पुलिस के इंटेलिजेंस फेलियर का मुद्दा सामने आ गया। हालांकि इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले, ठोस प्रमाण अभी सामने नहीं आया जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर सकें। इसके बाद देखिए छठी बात क्या है कि बांद्रा की भीड़ के पीछे एनजीओ संचालक विनय दुबे को भी जिम्मेदार बताते हुए नवी मुंबई से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और विनय ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर कर 14 अप्रैल से बसों और ट्रेनों की शुरू करने की बात कही थी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने भी एक मराठी जो लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए मराठी लोगों की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है, क्योंकि अफवाहें जो फैली वो इस तरीके से फैल गई कि लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए और लगातार लोग जो हैं इसको देखते हुए
कि ट्रेनें शुरू होंगी उसको देखते हुए वो वहाँ पर पहुँच गए। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इन्हें कैसे हटाया जाए और लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए लगातार पुलिस जो है वो लगातार दिन-रात काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पर किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है, वो बहुत सोचने का विषय हम सबके लिए है। अब देखिए बात हम यहाँ पर करेंगे कि कैसे मुरादाबाद में डॉक्टरों पर हमला किया जा रहा है। अब देखिए डॉक्टरों पे जो हमला किया जा रहा है, बहुत सोचने वाली बात है कि जो महिलाएँ हैं वहाँ पर जिस तरीके से पत्थरबाज़ी कर रही थी अपने छतों के ऊपर से, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोचिए ज़रा कि हमारे आस-पास के जितने भी लोग रहते हैं यार, हम सब घर में रहते हैं, क्या हम सबके घर में इतने ईंट पत्थर है क्या? कि अगर कुछ भी हो जाए तो उस पे वार किया जा सके? ये साजिश के तहत ही है, क्योंकि तस्वीरों को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टीवी चैनल के माध्यम से फुटेज दिखाए जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से महिलाएँ जो है बड़ी संख्या में पत्थरबाज़ी कर रही हैं, कोरोना वॉरियर्स पे पत्थरबाज़ी कर रही हैं, डॉक्टरों की टीमों पर हमला कर रही हैं, पुलिस की टीमों पर हमला कर रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये साजिश के तहत और ये पहले से सारी प्लानिंग की गई थी। इसकी प्लानिंग की वजह क्या है, ये भी मैं ज़रा आपको बता दूँ कि इसकी प्लानिंग की वजह ये मानी जा रही है कि जब कोरोना से मृत शख्स के शव को सुपुर्दे खाक किया जाना था, तो जो टीम थी वो वहाँ पर जो जिसकी शव को वहाँ पर पहुँचाया गया था, जो मृत शख्स था, उसकी जो लोगों के जो कॉन्टैक्ट में आए थे, मतलब वो जिससे बातचीत किया था, उन लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जो टीम थी वो फ़िलहाल के लिए पहुँची थी और ये टीम मंगलवार को नहीं पहुंची थी। अगर वो मंगलवार को पहुंचती तो शायद इन पर भी हमला किया जा सकता था। लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके पीछे किस तरीके से साजिश रची गई थी। दरअसल ये है कि कोरोना संक्रमण फैलने में मुख्य केंद्र बने निज़ामुद्दीन जमात के लोगों को देश के कोने-कोने में तलाशा जा रहा है। मुरादाबाद में ये लोग कई दिन तक छिपे रहे। सूत्रों का ये भी दावा है कि अब कई लोग शहर में भी छिपे हुए हैं। शहर में भी छिपे हुए जिनकी तलाशी लगातार की जा रही है। पुलिस हिरासत में ली गई महिलाओं और लोगों ने पूछताछ में कबूला है कि कुछ लोगों ने उन्हें उकसाया। एक बार पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हो जाएगा तो यहाँ आने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए उनकी साजिश ये थी कि अगर जो पुलिस टीम है, लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है, उन पर अगर हम लोग हमला कर देंगे तो शायद वो हमारी कॉलोनी में नहीं आएंगे, हमारी गली में नहीं आएंगे और वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। ये एक सवाल है मन में। और बात में ये भी है कि जब महिलाओं को यहाँ हिरासत में लिया गया है तो अब ये है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के तहत ये भी बात सामने आ सकती है कि आखिर ये किसकी साजिश के तहत सारी किया गया है। और अब ज़रा ये भी मैं आपको बता दूं कि आज इस तरीके से कांग्रेस नेता ही कहेंगे, राहुल गांधी जिस तरीके से आज लोगों से अपनी बातों को रख रहे थे, यानी कि लोगों से जब वो बातें कर रहे थे, लोगों से बातों के दौरान मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जिसका ज़िक्र किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। दरअसल वो ये बातें हैं कि राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार को राहुल गांधी ने कोरोना से लड़ने का सुझाव दिया। वो सुझाव क्या दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने साफ यहाँ पर कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी से बहुत बातों में असहमति रखता हूँ, लेकिन ये लड़ने का वक्त नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एकजुट होकर काम करने में कामयाब हुए हैं तो भारत इसे आसानी से हरा देगा। ऐसे में हम अगर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे तो हार जाएंगे। इसलिए कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब इमरजेंसी सिचुएशन सामने दिख रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है और हिंदुस्तान एक साथ मिलकर कोरोना से लड़े, इससे देश को फ़ायदा होगा। सरकार रणनीतिक तौर पर काम करे। लॉकडाउन हुआ तो बात बनी नहीं बल्कि पोस्टपोन हुई। संसाधन को स्टेट के हाथ में दी जाए। देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो संसाधन है उसको स्टेट के हाथ में दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से उसका यूटिलाइज़ कर सकें। राज्यों को जीएसटी दीजिए, मुख्यमंत्री और ज़िलों के प्रशासन से खुलकर बात कीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़िले स्तर पर कार्रवाई हो, निचले स्तर पर कार्रवाई हो। ये सारी बातों का जिक्र जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने बखूबी किया है। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से देश पर वित्तीय संकट जो है वो मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार पहले से इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। फूड एक बड़ी समस्या बनने वाली है और गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के पास खाने को खाना नहीं है। गरीबों को अनाज दीजिए, किसानों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने किया गया है। राहुल गांधी ने यहाँ पर बतौर किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अपनी 100 क्षमताओं को अभी मत झोंकिए। अगर अभी झोंक दिया तो 3 महीने तक स्थिति सुधरी
तब हालात और ख़राब हो जाएंगे, मतलब स्थिति सुधरेगी नहीं बल्कि और हालात ख़राब हो जाएंगे। और हेल्थ के मोर्चे पर आपने अभी पॉज़ बटन दबाया हुआ है, जैसे ही पॉज़ बटन को हटाएंगे तब बीमारियाँ तेज़ी से फैलेंगी। क्योंकि अगर बाकी देशों के मुकाबले, बाकी देशों की तुलना में अगर भारत की बात करें तो भारत ने बहुत तेज़ी से इस पे वर्क किया है। यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पर वर्क इस तरीके से किया गया कि लॉकडाउन कर दिया गया ताकि लोग अपने घरों में रहें, अब घर से बाहर ना निकलें। तो केसेस जो हैं उसके बावजूद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह जो है वो तबलीगी जमात मानी जा रही है। लेकिन अब स्थितियों को नियंत्रण किया जा रहा है, स्थितियों को नियंत्रित किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के केसेस और भी ना बढ़ें। और लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन उससे पहले 20 अप्रैल हम सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 हफ्ते का जो ये टाइम पीरियड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम सबके लिए, क्योंकि इसी 1 हफ्ते के तहत ही ये देखा जाएगा कि आखिरकार मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्या आती है और जो नियम कानून बनाया गया है उसका कितना पालन किया जा रहा है। इसी के तहत 20 अप्रैल को कुछ इन्हीं जगहों पे छूट दी जाएगी। और आप सबसे मेरी भी यही अपील है कि आप अपने घर पर रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये जो कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है बहुत तेज़ी से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। इससे हम सबको बचना बेहद ज़रूरी है और इस जंग से लड़ना हम सब के लिए ज़रूरी है। और इस जंग से हम तभी लड़ पाएंगे जब हम सब साथ रहेंगे, और क्योंकि हम सबके साथ हम सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ स्टे एट होम।